एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शब्द है जिसे आज का बच्चा जानता है। आज जिस इंसान से पूछो कि उसे क्या बनना है, वो बोलेगा मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। इस शब्द का क्रेज हम इसी बात से समझ सकते हैं कि शार्क टैंक जैसे सीरियल की टेलीविजन रैंकिंग कितनी सुपर डुपर हिट थी। जब से पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की योजना निकाली है, इसने देश में अपनी अलग ही एक लहर चला दी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ऐसे टॉप 5 एंटरप्रेन्योर के बारे में बताएंगे जिन्होंने खुद के दम पर करोड़ों का बिजनेस शुरू किया और लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, इन एंटरप्रेन्योर के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एंटरप्रेन्योर शब्द का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक इंसान जो अपने खुद के दम पर एकदम सिरे से कोई बिजनेस शुरू करता है, और स्पेशली तब जब उसमें कोई भी फाइनेंशियल रिस्क हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क 269 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इलॉन मस्क सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में सबसे ऊपर है। वो टेस्ला कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, उसके सीईओ हैं। इलॉन मस्क 2004 में 6.5 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। 1995 में इलॉन ने अपने पिता से पैसे उधार लेकर अपने पहले सक्सेसफुल वेंचर Zip2 की को-फाउंडेड की। मूल रूप से सॉफ्टवेयर कंपनी न्यूज़पेपर्स में अपनी ऑनलाइन डायरेक्टरीज बनाने में मदद कर रही थी। उन दिनों में विचार वास्तव में रेवोल्यूशनरी था, यहाँ तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी Zip2 के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स में से एक था। 1999 में Zip2 के बाद में कॉम्पैक्ट 341 मिलियन डॉलर्स में बेच दिया गया। इसके तुरंत बाद मस्क ने एक फिनटेक कंपनी के रूप में X.com शुरू किया। कॉन्फिनिटी नाम की एक और फिनटेक कंपनी थी जो X.com के साथ compete कर रही थी। कंपटीशन से बचने के लिए इन दोनों कंपनियों ने पेपैल नाम के कॉमन ब्रांड को मर्ज करने का फैसला बना लिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफरिंग सर्विस में से एक बन गया। पेपैल 2002 में ईबे द्वारा 1.5 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर किया गया था। 2003 में एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की स्थापना अमेरिका में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पनिंग ने की थी। इलॉन मस्क 6.5 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्ट करके 2004 में टेस्ला के सबसे बड़े शेयर होल्डर और चेयरमैन बने। 2008 में मस्क टेस्ला के सीईओ बने। ये वही साल था जब टेस्ला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर लॉन्च की थी। टेस्ला 2010 में पब्लिक हुई और 2017 में टेस्ला ने बड़े पैमाने पर बाजार के लिए अपनी प्रसिद्ध मॉडल 3 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। तब से टेस्ला ने शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है। इस तरह इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर बन गए। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि इलॉन मस्क ने 2022 में ट्विटर को 44 अरब डॉलर्स में ऑल कैश डील में खरीदने की पेशकश की थी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, बात करते हैं हमारे दूसरे सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर के बारे में, जो है जेफ बेजोस। 1964 में जन्मे जेफ बेजोस अमेज़न नाम की ई-कॉमर्स दिग्गज के फाउंडर और सीईओ हैं। 187 बिलियन डॉलर्स की टोटल नेटवर्थ के साथ वो सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 1994 में एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में अमेज़न की स्थापना की। उसके बाद जेफ बेजोस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स की नई कैटेगरीज जोड़ते रहे। आज अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। 1996 में कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जेफ बेजोस ने पहली बार एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फिटेल में काम किया। इसके बाद एक बैंकर्स ट्रस्ट में वो शामिल हो गए। वहाँ कुछ ही वक्त के बाद वो एक मैनेजर के रूप में एक हेज फंड में शामिल हो गए। 1993 तक लगभग 4 वर्षों तक वहाँ उन्होंने काम किया। 1994 में जेफ बेजोस ने अमेज़न की स्थापना की, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बन गया। शुरुआत में अमेज़न सिर्फ बुक्स में बिक्री करता था। हालांकि बेजोस द्वारा आईपीओ के माध्यम से अमेज़न को पब्लिक करने के बाद इसने अन्य प्रोडक्ट्स और वर्टिकल्स में विस्तार करना शुरू कर दिया। आईपीओ के बाद अमेज़न मुनाफा कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तेजी से एक्सपेंशन का मतलब ज्यादा कैश जलाना था। उनका बैंक बैलेंस घट रहा था, दिवालियापन हवा में मंडरा रहा था। स्थिति ऐसी थी कि अमेज़न को अपने वर्क फोर्स का एक हिस्सा निकालना पड़ा और इसने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को खाली करना शुरू कर दिया था। हालांकि 2002 में अमेज़न ने अमेज़न वेब सर्विसेज लॉन्च की, जिसने कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में अमेज़न के लिए खेल को बदल दिया। AWS अपनी अफोर्डेबल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के लिए जल्दी लोकप्रिय हो गया। इसने वास्तव में कुछ ही समय में एक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। बाकी जैसा कि हम कहते हैं, इतिहास है। आज अमेज़न 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता है।
आइए बात करते हैं तीसरे एंटरप्रेन्योर के बारे में, बिल गेट्स। बिल गेट्स पीसी सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं। 97 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ बिल गेट्स इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें वाइडली रूप से उन पायनियर्स में से एक के रूप में क्रेडिट दिया जाता है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के साथ पर्सनल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। 1975 में शुरू हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने अब दूसरी कंपनियों को खुद में शामिल किया। 13 साल की उम्र में बिल गेट्स कोडिंग और उसके फ्यूचर के बारे में फैसिनेटेड थे। उन्होंने लेक साइड स्कूल में पढ़ाई की जहां उन्हें क्लास शेड्यूलिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक करने का काम सौंपा गया। 17 साल की उम्र में उन्होंने ट्रैफिक डेटा को स्टडी करने और ट्रैफिक इंजीनियर्स की मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया। 1975 में पॉल एलन के साथ गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया और अल्टेयर बेसिक्स कोडेड किया जो कंप्यूटर यूजर्स के बीच लोकप्रिय हो गया। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने $50,000 में अपना प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए IBM के साथ डील की। उसी साल माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS लॉन्च किया जो सीधे कंज्यूमर्स को दिया जा रहा था और इसने कंपनी का खेल ही बदल दिया। उन्हें प्रेस में पहचान मिलने लगी। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लॉन्च किया जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। IBM जैसे मेजर ब्रांड्स द्वारा पीसी के लिए विंडोज डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। तो दोस्तों तैयार हैं आप चौथे एंटरप्रेन्योर के बारे में जानने के लिए, वॉरेन बफे। वॉरेन बफे हमारे समय के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक थे। 82 अरब डॉलर की नेटवर्क के साथ वो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे के मालिक हैं जो गीको और ड्यूरासेल के साथ 60 और ज्यादा कंपनीज के मालिक हैं। उन्होंने अपनी 99% वेल्थ दान में देने का संकल्प लिया है। वॉरेन बफे मुख्य रूप से इन्वेस्टिंग के माध्यम से लॉन्ग पीरियड में लगातार अमीर बन गए। उन्होंने 11 साल की उम्र में बहुत कम उम्र में निवेश करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने पेपर बॉय के रूप में अपना खुद का बिजनेस वेंचर शुरू किया और रेसिंग टिप शीट्स बेची। एक एडल्ट के रूप में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जिनके बारे में उनका मानना था कि कंपनीज अंडर वैल्यूड थी। और फिर क्या था, उन्होंने प्रॉफिट कमाया। वो इन प्रॉफिट्स को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट करने लगे। वॉरेन बफे की प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होती गई। उन्होंने आखिर में बर्कशायर हैथवे को खरीद लिया जहां वो अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को जारी रखने वाले थे। वॉरेन बफे अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के जरिए कई और कंपनीज में हिस्सेदारी रखते हैं। उनकी कुछ सबसे बड़ी होल्डिंग्स में बैंक ऑफ अमेरिका, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस और कोका कोला शामिल है। चलिए बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के आखिरी एंटरप्रेन्योर के बारे में, बर्नार्ड आर्नोल्ड। बर्नार्ड आर्नोल्ड दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी फैशन कॉन्ग्लोमरेट LVMH के चेयरमैन और CEO हैं। $76 बिलियन की नेटवर्थ के साथ वो यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। LVMH के बेल्ट में 70 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। 1971 में उन्होंने अपने पिता की बनाई हुई फर्म फेरेट सेविनल का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 8 साल बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर फेरिनल इंक कर दिया और अपने ध्यान रियल एस्टेट में शिफ्ट कर दिया। अपने खुद के $15 मिलियन के साथ आर्नोल्ड ने एंटनी बर्नहेम के साथ बोसेक सेंट फ्रेरिस को खरीदने के लिए जरूरी $80 मिलियन जुटाए जो एक दिवालिया टेक्सटाइल कंपनी थी जिसके पास फैशन हाउस की ओनरशिप थी। फिर 1987 में कंपनी के चेयरमैन हेनरी राकामेयर द्वारा आर्नोल्ड को LVMH में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया गया। गिनीज PLC के साथ एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से इन्वेस्ट करते हुए आर्नोल्ड ने 1990 में हेनरी राकामेयर को बाहर कर दिया और LVMH फोल्ड में कई फैशन कंपनीज को शामिल करना शुरू कर दिया। आर्नोल्ड को यूरोप में उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसने 1995 में फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर जॉन गैलियानो के बाद के पेरिस फैशन हाउस में हर्बर्ट डे गिवेंची को रिप्लेस करने के लिए अपॉइंट करके फ्रांसीसी वस्त्र को रिवाइव किया था। इसके बाद आर्नोल्ड ने एक यंग अमेरिकन डिजाइनर मार्क जेकब्स को लग्जरी लेदर के सामान को बनाने के लिए लुई वुइटन में क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट किया। उन्होंने कनाडा के फ्रैंक गेरी द्वारा डिजाइन किए गए बॉयज द बलून पेरिस में कंटेम्परेरी आर्ट म्यूजियम फाउंडेशन लुई वुइटन भी बनाया। 2007 में बर्नार्ड आर्नोल्ड को फ्रांस के हाईएस्ट डिस्टिंक्शंस में से कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नामित किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।